हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोच्च आईएएस। आप सभी का जीएस पेपर 1 का मेंस परीक्षा आज ख़त्म हुआ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चंस को हम और भी मार्केट के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरह ये नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने क्वेश्चन मॉडरेट थे और कितने क्वेश्चन इजी लेवल के थे। और ना ही तो हम ये बात करेंगे कि हमारे नोट्स से, हमारे पढ़ाए हुए में से कितने क्वेश्चन मॉडरेट, इजी या फिर टफ आए हैं। हम आपसे ये भी नहीं प्रॉमिस करेंगे कि अगर आप हमारे यहाँ से पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन श्योर है। रीज़न इज़ सिंपल सर, ये एग्ज़ाम टीचर के पढ़ाए हुए से नहीं, ये एग्ज़ाम बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, ये एग्ज़ाम में आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितने एडेप्टेबल हैं, इससे से श्योर होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ये एग्ज़ाम अगर टीचर के पढ़ाए हुए से बच्चे निकाल लेते तो आज हर बंदा आईएएस और आईपीएस बन करके बैठा होता, किसी का छूटता ही नहीं। इतने सारे टीचर भरे पड़े हैं, नहीं छूटेगा। तो सीधी सी बात है कि हम ये सब प्रॉमिस और वाहियात चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ क्या होगा कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का ये सेशन मैं लूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि 2-3 क्वेश्चंस को उठाऊंगा मैं इस पार्टिकुलर पेपर से और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना आंसर कैसे स्ट्रक्चर कर सकते थे। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर गया होगा। आपने अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से आपने अपना बेस्ट दिया, लेकिन अगर नहीं भी गया बेस्ट तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने आप को एक मौका दें और इस बार मेरे मेथड से चलें। हो सकता है कि ये फ़ायदेमंद हो जाए। इस बात का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, इस बात का ना ही कोई आपसे हम पैसा ले रहे हैं। ये कम्प्लीटली सेवा है और उन लोगों के लिए ये सेवा है जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बन कर के देश का विकास करना चाहते हैं और देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ और इंटेग्रिटी के साथ। तो सर, सबसे पहले हम लोग सवाल देखते हैं। आप सभी को सवाल तो दिखा, लेकिन सवाल में जो देखने की ज़रूरत है, चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही उठाएंगे और इसी को हम लोग देखेंगे कि पहला सवाल किस मामले में बात कर रहा है। अगर आप पहला सवाल देखेंगे तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? एनालाइज, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। पहला सवाल कह रहा है एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मौर्यन हिस्ट्री। आप सभी क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, हमें नहीं पता और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आपको नहीं पता है अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में, आपको नहीं पता है मौर्यन हिस्ट्री के बारे में। आप जीरो हैं और इस जीरो के साथ आपको जब अचानक से ऐसी सवाल परोस दी जाए आपके सामने तो आप इंग्रेडिएंट कैसे बनाएंगे, है ना? तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आपका काम होना चाहिए कि कीवर्ड को हम आइडेंटिफाई करें, हम डायरेक्टिव को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड देखिए आप, यहाँ पे है एनालाइज। यहाँ पर यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछा कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस क्या है। आपसे कहीं पूछा है व्हाट इज अशोकन इंस्क्रिप्शंस? या फिर आपसे ये भी नहीं पूछा कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में लिखिए। क्वेश्चन सिंपल शब्दों में आपसे क्या पूछ रहा है? आप क्वेश्चन के टू द पॉइंट कॉन्टेक्स्ट को समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मौर्यन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में इंस्क्रिप्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं और कैसे इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आंसर में आपको सिर्फ फीचर्स नहीं लिखना है कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है।
बल्कि उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करना है। आपको बेसिक बुक पता है, आर.एस. शर्मा हमें पढ़ना है, और जब आर.एस. शर्मा पढ़े होंगे तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया होगा कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस क्या है। आपको डिटेल में पूरा का पूरा इंस्क्रिप्शन जानने का भी जरूरत नहीं था। मैं दिखाऊंगा कैसे आंसर लिखा जाता है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस सवाल को हमने देख लिया, अब हम इस सवाल के जवाब को लिखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा मैं फ्रेमवर्क बना रहा हूं, और ये जो फ्रेमवर्क है इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक, उसका सोर्सेस, ठीक, सोर्सेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन, ठीक, इंफॉर्मेशन से हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि यही चीज आपको लिखना है, ठीक है, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। और फिर लास्ट में लिमिटेशन। पहला पॉइंट, इंस्क्रिप्शंस हमें अशोका और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, ये अशोका की धम्म पॉलिसी को समझने का प्राइमरी सोर्स है। तीसरा, इंस्क्रिप्शन से हमें उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, वेलफेयर मेजर्स और ऑफिशियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और चौथा, अलग अलग रीजन्स में इंस्क्रिप्शन मिलने से हमें मौर्यन टेरिटोरियल रीच और उसके एक्सटेंट और उसके रीजनल इंटरेक्शंस के समझने में मदद मिलती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, जैसे कि ब्राह्मी और खरोष्ट्री स्क्रिप्ट तथा डिफरेंट लैंग्वेज के प्रयोग से हमें मौर्यन इंडिया की ज्योग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी समझ में आती है। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, इसलिए आंसर में लिमिटेशंस भी ब्रीफली दिखा सकते हैं आप, और लास्ट में आपको लिमिटेशंस दिखा करके क्वेश्चन को कंक्लूड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंस्क्रिप्शन लार्जली रिप्रेजेंट्स स्टेट्स ऑन पर्सपेक्टिव, और इसलिए मौर्यन सोसाइटी की कंप्लीट पिक्चर के लिए आर्कियोलॉजी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन ट्रेडिशंस और ग्रीक अकाउंट जैसे अन्य सोर्सेस भी जरूरी हैं। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन के कीवर्ड्स को यहाँ पे लिखे हैं, और थोड़े तरीके से एक हल्का फुल्का ब्रीफ तरीके से मैंने एक ब्रेन स्टॉर्म किया है। हमने लिखा अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ब्रेन स्टॉर्म करके हमने अपने आप से सवाल पूछा कि क्या सोर्सेस है। फिर हमने अपने आप से सवाल पूछा कि ये इंस्क्रिप्शंस क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और चौथा सवाल हमने अपने आप से पूछा कि हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में कैसे ये सिग्निफिकेंट है। और लास्ट में हमने देखा कि क्या ये इंस्क्रिप्शन सारा पिक्चर क्लियर कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो लिमिटेशंस भी तो हैं। अब सीधी सी बात है ना सर, आपको यहाँ तक ये बात क्लियर है कि इस तरीके से सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से हम अपने आप को ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, कीवर्ड उठाएंगे और कीवर्ड को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अशोकन इंस्क्रिप्शंस, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, और ये जो तीन है, सोर्सेज, इंफॉर्मेशन, लिमिटेशंस, ये मेरा अपना खुद का एक्स्ट्रा पॉइंट, ताकि हम कनेक्ट कर सकें। और तब जब कनेक्ट करके लिखेंगे तब आपके आंसर, सवाल का सीधा सीधा जवाब आप लिख पाएंगे। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसकी इम्पोर्टेंस सर, और यही इम्पोर्टेंस लिखने के लिए हम यहाँ पर एक रफ फ्रेमवर्क बनाए। आपका आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आप जो आंसर लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब जिस हिसाब से मैं आपको बताया हूँ उस हिसाब से सबसे पहले
आप तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मार्केट में आपको बताया जाता है कि पहले इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, फिर बॉडी लिख दीजिए, फिर कंक्लूजन लिख दीजिए। लेकिन क्या लिखने वाले हैं आप इंस्क्रिप्शन, बॉडी और कंक्लूजन में? सवाल तो ये आता है ना सर, इंस्क्रिप्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो सब कोई बोल देगा, पर कोई लिख करके दिखाया है क्या? नहीं दिखाया ना। मैं आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन में आपको ब्रीफली जो क्वेश्चन का मेन आधार है, क्वेश्चन का जो सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल पॉइंट को आप एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि अशोकन इंस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, तो इंट्रोडक्शन में आप बताइए अशोकन इंस्क्रिप्शन है क्या, अपने शब्दों में बताइए, कोई डिफिनीशन विफिनीशन की जरूरत नहीं है। फिर बॉडी में आप बताइए, बॉडी में आपसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे कि सिग्निफिकेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन इन रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप बताइए कि ये सोर्सेस क्या है, आप बताइए कि क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। ये जो सोर्सेस है अशोकन इंस्क्रिप्शंस का, व्हाट इंफॉर्मेशन दे ट्राई टू गिव। तो बॉडी में बताइए कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, है ना। बॉडी में बताइए धर्म एंड आइडियोलॉजी, बॉडी में बताइए वेलफेयर मेजर्स, बॉडी में बताइए लैंग्वेज स्क्रिप्ट उस टाइम का क्या आपको बतला रहा है। तो सर आप, सीधी सी बात है ना, आपको नहीं पता इंस्क्रिप्शन कितने सारे हैं, आपको दो चार पॉइंट तो पता थे, दो पॉइंट तो एटलीस्ट पता थे, आप उससे आप पूरा का पूरा आंसर तैयार कर सकते थे। और कंक्लूजन में आप बताइए कि कैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस आपको डायरेक्ट और कंटेम्प्रेरी एविडेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप जो है अशोकन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड के बारे में बतलाता है, वो भी स्टेट पर्सपेक्टिव्स के। तो इसीलिए और भी चीज़ों से, और भी एविडेंस से आपको इन सारे सिचुएशन को कोरोबरेट करने की ज़रूरत है। हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर? सबसे पहला तो यही होगा ना, क्योंकि आंसर लिखने के लिए हमें इन सारे मुद्दों पे सोचना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अशोकन इंस्क्रिप्शन को, अशोकन इंस्क्रिप्शन को बताइए कि क्या है। Ashokan inscriptions are among the most important primary sources for Mauryan history. It includes all the information that is prevalent at that time, है ना। तो आप सबसे पहले ये बात बताएं, और बॉडी जैसे ही आया तो आप बताएं सोर्सेस, है ना। जो कुछ भी एडिक्ट वेडिक्ट जो था वो सब बताना शुरू किए, और बोले कि देखिए फलाने एडिक्ट में फलाने तरीके की बात की जाती थी, और इस तरीके से आपका आंसर स्ट्रक्चर होगा। मैं दूसरा चीज में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, दूसरे सवाल में भी आप देखेंगे। अब दूसरे सवाल को लेते हैं ना, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मैक्यूले मिनट्स। मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे अपने आप को ब्रेन स्टॉर्म करना है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मैक्यूले मिनट ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। ये दूसरा सवाल है सर। फिर यहाँ पे वही चीज करना है आपको, डिस्कस। क्या है ये? डायरेक्टिव, ये कीवर्ड है। सवाल आपसे कह रहा है कि डिस्कस कीजिए, है ना। और और ये क्वेश्चन में दो डायमेंशन एक्सप्लिसिटली दिया गया है कि पहला आपका कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा एजुकेशन। दो डायमेंशन आपको एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर दिया है क्वेश्चन, आपको यही दो डायमेंशन पे लिखना है। और इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन के बारे में पूरा आंसर लिख देता है ना, आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो आपको एजुकेशन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। पहले कुछ बैकग्राउंड को समझिए। आपको पता है मैक्यूले मिनट क्या है? और ये तो हर एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, ये बेसिक है।
ये 1835 में मैकिलोमिनेट आया और इसने सिंपल सा कितना इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वही मैं बता रहा हूँ। 1835 में आया और इस 1835 में इसमें एक एजुकेशन पॉलिसी आती है। इस पॉलिसी के तहत वेस्टर्न एजुकेशन को और इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में प्रमोट करने की बात की गई थी। वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज इन दोनों को प्रमोट करना था और इससे इस वेस्टर्न एजुकेशन के इंट्रोडक्शन से इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ है ना, यही आपसे पूछा जा रहा है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मैकिलोमिनेट ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब दूसरा आप एंगल भी तो समझिए। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ये सेकेंड पार्ट आता है क्वेश्चन का। अब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जो इंग्लिश पढ़े थे उस समय में वो क्लरिकल या फिर लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में यूज़फुल हुए थे। और जो इस नौकरी में जाएंगे उनके पास पैसा आएगा तो वो धीरे धीरे गरीब से ऊपर के तबके में बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक तरीके से राइज ऑफ इंटरमीडियरी मिडिल क्लास भी देखने को हमें मिला, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही इंग्लिश एजुकेशन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैराडॉक्स क्रिएट करता है। जैसे कि अब लोग पढ़ लिख लिए तो वेस्टर्न आइडियाज़ को पढ़ना शुरू कर दिए। जो बाहर में रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे से निकल करके जो बहुत सारे नई कॉन्सेप्ट्स आए जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, एंटी कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब से वो लोग अवगत हुए और फिर यहीं से वो लोग कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल करना शुरू कर दिए। अब आपको समझ में आया कैसे ब्रेन को स्टॉर्म किया जाता है। अब यही सवाल का जवाब अगर आप लिखते हैं तो कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सवाल जवाब आपके दिमाग में सब है, आप सब पढ़े हैं, प्रीलिम्स एग्जाम अगर क्वालिफाई किए हैं तो आपको सब पता है बेसिक चीज। तो आपको जब पता है तो लिखने में कठिनाइयां क्यों आती है। इंट्रोडक्शन, आपको सिर्फ मैक्यूले के बारे में लिखना है, कि आप इंट्रोड्यूस तो कीजिए, जैसे कि मैक्यूले मिनट, इसको आप इंट्रोड्यूस कीजिए। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे मैक्यूले को लेकर के, आप कहेंगे ये 1835 में आया जो वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था इंडिया में। अपने शब्दों में इसे लिख दीजिए। अब बड़ी वाले पार्ट में जो क्वेश्चन है उसका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए। पहला, आप यहाँ पे अपने आप को दो तरीके से क्लासिफाई कर लीजिए। दो डायमेंशन है जो आपको लिखा हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन में। एक एजुकेशन, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको एजुकेशन के इम्पैक्ट के बारे में ब्रीफली मेंशन करना है, जैसे कि प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश लोग पढ़ना शुरू किए। जैसे कि वेस्टर्न नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का बात नहीं घुसाने वाले हैं। जैसे कि न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास, जैसे कि डिक्लाइन और नेग्लेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम, जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम था, है ना। और इसमें एक एग्जाम्पल धरते चले जाइए। प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, तो लोग इंग्लिश में फाई फाई करना शुरू कर दिए। वेस्टर्न नॉलेज, तो यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं कि वेस्टर्न नॉलेज में लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी हुई। न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास, जैसे ही उनके पास पैसा आया
वो गरीबी से थोड़ा सा ऊपर उठ करके चले गए और एक नया मिडिल क्लास इमर्ज हुआ। और डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम, जैसे कि जैसे जैसे लोग पढ़ाई लिखाई किए तो उन्हें पता चला कि बहुत सारे सोशल एविल्स जो थे दैट वाज नॉट जस्टिफाइड, तो उन सभी को ख़त्म करने की शुरुआत की गई। जैसे कि सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, इन सब पे लोगों ने पढ़ा और कहा कि दिस सिस्टम शुड बी कम्प्लीटली डिस्करेज फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सोसाइटी। तो ये एजुकेशन का इम्पैक्ट। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरा डायमेंशन में आएंगे आप, और यहाँ पर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी। किस तरीके से इंग्लिश पढ़ कर लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी, किस तरीके से लोग इंग्लिश पढ़ करके सरकार की, ब्रिटिश राज की हेल्प करते थे क्लरिकल और लोअर पोजीशन में अपने आप को रिक्रूट करके। आप इसमें क्या लिखेंगे? क्रिएशन ऑफ इंटरमीडिएटरी एजुकेटेड क्लास। एक एजुकेटेड क्लास बनना शुरू हुआ जो वेस्टर्न पॉलिसी के बारे में पढ़ाई करता था और कहता था कि जैसे कि बहुत सारे स्कॉलर आप देखेंगे, बहुत सारे फाइटर्स जो हैं, फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे उस टाइम में नेता थे जिन्होंने पढ़ाई ग्रहण करके, पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करके वेस्टर्न पॉलिसी के खिलाफ पढ़ाई किया इन्होंने और कहा कि दिस पॉलिसी इज कम्प्लीटली ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। आप जानते हैं कौन, किसने कहा था ये बात कि ब्रिटिश पॉलिसी जो है वो हमारे इंडिया के इकोनॉमी को ड्रेन कर रहा है। इसी चीज़ को पढ़ करके रेवोल्यूशन हुआ, लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, लोग एकजुट होने लगे, एंड इट गेव बर्थ टू nationalism. So these were the impact on colonial administration by introducing English and Western education in India. आप समझ रहे हैं? इस इन दोनों के बारे में अगर आप लिखेंगे तो आपका सीधा सीधा 100 वर्ड्स तो इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी मेंशन करना है आपको। अगर छोटा छोटा एक एक लाइन अगर किस सबको एक्सप्लेन कर देते हैं, जितना भी डायमेंशन मैं बताया हूँ एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है और छोटा सा एग्जाम्पल लिखना है। अगर ऐसे लिखते चले गए तो आपका 110 वर्ड्स इजीली कैप्चर कर लेगा ये। फिर आपको कंक्लूजन के लिए थोड़ा सा स्पेस बचता है और कंक्लूजन में आपको लिखना है। अब सीधी सी बात है, आप खुद सोचिए यहाँ पर कि आपने ये सारे डायमेंशन क्रिएट किए और लिख लिए, तो क्या कंक्लूजन में आपको क्या लगता है क्या लिखना चाहिए? हाँ, आपको पूरा का पूरा कंक्लूजन में सिर्फ यही लिखना चाहिए कि कैसे एजुकेशन जो है कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाना चाहा, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो फुलफिल किया उसकी सारी ऑब्जेक्टिव को, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने में रोल प्ले किया और कॉलोनियल रूल को चैलेंज किया। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट होना चाहिए वो सिंपल शब्दों में ये होना चाहिए कि दस मैक्यूले एजुकेशनल पॉलिसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, पॉलिसी सर्व्ड इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ब्रिटिशर्स का क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि आप जो हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि इंग्लिश पढ़ा पढ़ा करके लोगों को थोड़ा बहुत स्किल दे करके उनसे काम करवाएंगे। तो इमीडिएट कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव तो आपने फुलफिल करवा लिया, बट इट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, long term consequences also contributed to the emergence of an educated
मिडिल क्लास दैट चैलेंज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और इस तरीके से कंक्लूड करेंगे तो एग्जामिनर के लिए भी कितना आसान हो जाएगा। तो सोचिए कि कैसे लिखा आपने, मैक्लोमिनेट को कितना इजी तरीके से आपको डिफाइन कर, 2 लाइन में डिफाइन करके कहानी खत्म। बॉडी में एजुकेशन पे ये 4 पॉइंट लिख देना है, इधर फिर 4 पॉइंट लिख देना है और फाइनली कंक्लूड कर देना है। और ये 4 पॉइंट मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ, इसको आपको ब्रीफली 1 लाइन में ख़त्म करके एक छोटा सा एग्जाम्पल मेंशन कर देना है। अब मुझे ये बात बताइए, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत थी इस आंसर को लिखने के लिए? सिर्फ आपको इतना पता होता कि मैक्यूले मिनट एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड है, एजुकेशन पॉलिसी में वो भी वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात, सिर्फ इतना बात पता था। क्या इतने बात से आप पूरा का पूरा आंसर स्ट्रक्चर नहीं कर सकते थे? और यही रिक्वायरमेंट थी सर। मैं और भी जितने भी क्वेश्चन है मैं इसी आइडिया पे मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ। आप खुद भी ट्राई करें, आप खुद भी ट्राई कीजिए, है ना। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रीफली, मैं लिखूंगा नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ यहाँ पर। द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट्स, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा आपको। द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट्स ले इन द मासेस दे मोबिलाइज्ड, इलुसिडेट। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इतने ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसमें आप क्लू को समझिए। यहाँ यूपीएससी सीधा सीधा सवाल क्या कर रहा है आपसे, गांधीयन मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन इसमें गांधीयन मूवमेंट्स को लेकर के यूपीएससी एक क्लू भी तो दे रहा है आपको, और क्लू दे रहा है द मासेस दे मोबिलाइज्ड। इसका मतलब है कि आंसर का सेंट्रल थीम क्या है? आंसर का सेंट्रल थीम है कि गांधी प्लस मास मोबिलाइजेशन, है ना। अब गांधी से पहले और गांधी के बाद इंडियन नेशनलिज्म में क्या डिफरेंस आया, यही तो आपको एक्सप्लेन करना है। आपको एक्सप्लेन करना है कि बिफोर गांधी मास मोबिलाइजेशन था, लेकिन उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड था अर्बन सेक्शंस में, एजुकेटेड लोगों में। पर गांधी जी जब आए तो ये हर एक छोटे छोटे लोगों तक पहुंचा, ट्रेडर्स तक पहुंचा, स्टूडेंट्स तक पहुंचा, वर्कर्स तक पहुंचा, डिफरेंट सोशल एंड रीजनल ग्रुप्स तक पहुंचा सर। तब जाकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। और ये सब कुछ नेशनलिज्म को मास पॉलिटिक्स में बदलने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और यही चीज़ आपको इसमें लिखना था, है ना। तो मास मोबिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या था, तो आपका पॉइंट्स क्या हो सकता है इसमें कि नेशनलिज्म बिकम अ मास फिनोमेना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस स्प्रेड बियॉन्ड एडुकेटेड इलाइट्स, ordinary people developed a sense of participation in the freedom struggle because of Gandhi. Colonial authority faced wider social resistance because of Gandhi. Gandhi developed new methods of political mobilization such as non-cooperation movement, non-violence, सत्याग्रह, boycott. तो ये सब कुछ आपको मेंशन करना था, है ना। तो सिंगल लाइन में इस क्वेश्चन को अगर आपको लिखना हो तो आपको एक तरीके से सोचना है कि आपको सबसे पहले क्लू आइडेंटिफाई करना है, कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, और उसी को बस लंबा चौड़ा कर देना है। तो सर ऐसे होता है तैयारी, ना कर कि पढ़ते रह जाएंगे पूरी जिंदगी और मेंस आंसर का राइटिंग आपसे हो ही नहीं पाएगा। कैसे करेंगे? तो ये पूरा का पूरा फ्री इनिशिएटिव आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। इसी तरीके से इतने ही आसान शब्दों में हम आपसे कनेक्ट होते हैं, हम आपसे वार्तालाप करते हैं और हम आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर ना ही तो कोई इंटरेस्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरें,
और ना ही हमारा इंटरेस्ट है कि हम आपसे पैसा लूटें। हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर इस बात का है कि आप पढ़ें, आप समझें, आप एग्ज़ाम दें, आप आईएएस आईपीएस बने और इस देश के विकास में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और ये जो कहा जाता है ना जेन जी, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये सब एक हाइप है सर। जेन जी वेन जी कुछ नहीं होता। जो यूथ आज से 10 साल पहले था, वही यूथ आज से 10 साल बाद भी रहने वाला है। इंसान है, कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं हो गई है उसमें। तो ये सब जो हाइप है कि जेन जी का कंसंट्रेशन बहुत छोटे समय का है, भाई वो जेन जी का कंसंट्रेशन नहीं है, वो कंसंट्रेशन वैसे लोगों का है जो रील्स में एडिक्टेड है और जिनको देश के कारोबार के लिए काम करना है, जिनको देश के विकास के लिए काम करना है, जिनको एक आईएएस आईपीएस बन करके समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। वो जेन जी शब्द नहीं जानते हैं और ना ही वो जानते हैं कि रील्स क्या होता है। उन्हें बस पता है कि पढ़ाई कैसे होती है और हमें एग्ज़ाम कैसे पास करना है और कैसे इस देश का विकास करना है। तो सर यही है, लास्ट में जाते जाते एक छोटा सा अपील रहेगा कि अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर को लाइक कीजिएगा। अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बिना किसी फी के कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जाते जाते मेरे इस लेक्चर को जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिलोंगिंग्स हैं उनको फॉरवर्ड जरूर करते जाइएगा, ताकि उन लोगों का भी कुछ हेल्प हो सके। और आपके सपोर्ट से हम इसमें अभी तो सिर्फ हम GS2 कंप्लीट तरीके से GS2 और GS3 और साथ में एक ऑप्शनल जो कि एंथ्रोपोलॉजी है, मेरी इतनी ही कैपेसिटी है। तो मैं इतना आपका गारंटी आपसे लेता हूँ कि ये 3 चीज़ मैं आपको ऐसा कंप्लीट कराऊंगा कि यूपीएससी दुनिया के किसी कोने से सवाल लेकर के आए, आप 110% इसको सॉल्व करेंगे। इवन अगर आपको सवाल के बारे में सिर्फ 1-2 बातें ही पता हो तो भी आप सॉल्व करके आएंगे। तो सर आइए हमसे जुड़िए और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। चलिए।